10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया कि अलगाव ही उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए। यह वक्तव्य दिया था अंबिकाचरण मजूमदार ने, जो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लेकिन क्या वाकई भाई भाई मिल गए थे, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 1916 से पहले की घटनाओं की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है। अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो लखनऊ समझौते के बाद हिंदू और मुसलमान नेता तो कुछ समय के लिए जरूर एकजुट हो गए थे, यह सच है। लेकिन क्या जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए लखनऊ में कोई प्रयास किए गए? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। उस समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार कर लिया, जो कि आगे चलकर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये था कि किसी भी चुनावी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए एक अलग व्यक्ति चुनाव लड़ता, जो एक मुसलमान होता, और उसे वोट देने वाले भी मुसलमान ही होते। उस क्षेत्र के गैर मुसलमान ना तो उस कैंडिडेट को वोट दे सकते थे और ना ही उसकी जगह चुनाव लड़ सकते थे। अब जैसा कि होता है, किसी भी काम के कई रिजल्ट्स मिलते हैं, तो लखनऊ समझौते के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस समझौते का पहला परिणाम तो वह था जो तब के लीडर्स देख पा रहे थे, और वह था हिंदू मुस्लिम एकता। एक तरह से यह समझौता ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो की नीति को करारा जवाब था। इस समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हो गई। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को तरह तरह के लोभ देकर कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखने की कोशिश की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन और 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही हिस्सा था। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते के दूसरे पहलू पर, जिसे उस वक्त के राष्ट्रवादी लीडर नहीं देख पा रहे थे। कांग्रेस के सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करने की वजह से भारत के राजनीति में धर्म की एंट्री हो गई। एक तरह से कहें तो धर्म ने राजनीति पर मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीय पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक पहचान हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करने का मतलब था कि कांग्रेस ने अनजाने में ही मान लिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कम्युनिटी हैं, जिसके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के प्रतिनिधि भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक यही बात सर सैयद अहमद खान ने कौम की थ्योरी देते वक्त कही थी। उन्होंने कहा था, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, इसलिए दोनों के अलग अलग प्रतिनिधि होनी चाहिए और दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनकी संख्या कुछ भी क्यों ना हो। इस थ्योरी में भले ही सर सैयद अहमद खान ने अलग देश की बात नहीं कही हो, परंतु उनके दो कौम वाली थ्योरी में ही देश का विभाजन और पाकिस्तान का बीज छुपा था। इस बात को ऐसे समझिए, जब एक छोटे से चुनावी क्षेत्र के मुसलमान और हिंदुओं का एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता था, एक व्यक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था, मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग प्रतिनिधि चाहिए थे, तो फिर भला इतने बड़े देश जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत बड़ी संख्या में थे कि प्रधानमंत्री के रूप में किसी एक व्यक्ति को कैसे स्वीकार किया जा सकता था? इस सिद्धांत के अनुसार तो प्रधानमंत्री भी दो होने चाहिए थे, और दो प्रधानमंत्री का मतलब था दो देश, जो कि आगे चलकर सच साबित हुआ। लखनऊ समझौते की वजह से एक चीज़ और हुआ, मुस्लिम लीग, जो कि भारतीय राजनीति में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, अब कांग्रेस के बराबर में आकर खड़ी हो गई, और वह किसी भी मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखती थी। उसके लिए धर्म ही सर्वोपरि था। इसलिए कांग्रेस ने अनजाने में ही देश में कम्युनल पॉलिटिक्स की मंजूरी प्रदान कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस एकमात्र बड़ी पार्टी थी। अगर उसने लखनऊ समझौते में पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया होता, तो शायद आगे चलकर मुस्लिम लीग के लिए धर्म के आधार पर कोई भी रियायत हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। साथ ही पार्लियामेंटो रिफॉर्म पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। आगे खिलाफत का समर्थन कांग्रेस की दूसरी भूल साबित हुई। खिलाफत के समर्थन के क्या दुष्परिणाम हुए, इस पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि खिलाफत क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। पहले गुट को अलाइड पावर कहा जाता था, वहीं दूसरे गुट को एक्सिस पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देश थे,
वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया जैसे देश। वर्ल्ड वार फर्स्ट में अलाइड पावर की जीत होती है। ब्रिटेन इसी ग्रुप में था। उसने पराजित पक्ष के तरफ से लड़ रहे ऑटोमन एम्पायर को कई टुकड़ों में बांट दिया। ऑटोमन एम्पायर के प्रमुख, जिसे खलीफा कहा जाता था, को पद से हटा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के द्वारा खलीफा को पद से हटाए जाने को लेकर पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारत के मुसलमानों ने भी खलीफा के पद को रिस्टोर करने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस मुद्दे से संबंधित कई मांगों को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक दल ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज ने उनकी किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। वे लोग जब लौट कर भारत आए तो गांधी जी ने उनका समर्थन कर दिया। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो खिलाफत के समर्थन के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था, उसमें तिलक का ही सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन गांधी जी ने इन नेताओं और पूरी कांग्रेस को खिलाफत के लिए तैयार कर लिया, इसलिए इसे गांधी जी की भूल भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि गांधी जी का खिलाफत के समर्थन करने के पीछे क्या कारण था? क्यों गांधी जी खिलाफत के समर्थन के पक्ष में थे? दरअसल गांधी जी इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर मान रहे थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के साथ हमेशा से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस हिंदुओं की संगठन है जो केवल हिंदू हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन करके इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस किसी खास धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि यह हर उस समुदाय के साथ खड़ी है जिसका दमन अंग्रेजी हुकूमत कर रही है। कांग्रेस समस्त भारतीयों की पार्टी है, यह सबके हितों की रक्षा के लिए लड़ेगी। साथ ही गांधी जी के इस कदम से लोगों के बीच यह भी मैसेज गया कि सबका दुश्मन एक है और वह है अंग्रेजी सरकार। गांधी जी को यह भी आशा थी कि अगर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया तो मुसलमान भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देंगे। इसका असर असहयोग आंदोलन में देखने को भी मिला। लेकिन जैसे हर घटना के दो पहलू होते हैं, गांधी जी के इस फैसले के भी दो पक्ष थे, एक अच्छा पक्ष और दूसरा बुरा पक्ष। तो अब बात करते हैं कि कांग्रेस के द्वारा खिलाफत के समर्थन के क्या दुष्परिणाम हुआ। तो हुआ ये कि मुसलमानों के धर्मनिरपेक्ष लीडर जो धर्म से आगे देश को रखते थे, वह हाशिए पर चले गए और उनकी जगह ले ली रूढ़िवादी मुसलमान नेताओं ने। रूढ़िवादी मुसलमान नेता मुख्य धारा की राजनीति में आ गए। इन रूढ़िवादियों की एक खास बात थी, ये लोग धर्म से परे सोच ही नहीं पाते थे, किसी भी मुद्दे को धर्म से जोड़ कर देखते थे। ये लोग देश और देश की आज़ादी से आगे अपने धर्म को रखते थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि हिंदुओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया होती, सो हुई और हिंदू रूढ़िवादी नेता हिंदू धर्म और हिंदू हित की रक्षा की बात करने लगे। इसी का परिणाम था 1925 में आरएसएस का गठन। अब दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। मुसलमान रूढ़िवादी नेता हिंदू बहुसंख्यक का डर फैलाते और हिंदू रूढ़िवादी नेता कांग्रेस पर मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा झुकने का आरोप लगाते। कुल मिलाकर कहें तो दोनों तरफ के अतिवादियों ने मिलकर हिंदू और मुसलमान एकता को असंभव बना दिया। कांग्रेस की तीसरी भूल थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान भी मान सकते हैं। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया और संयुक्त निर्वाचन का मॉडल प्रस्तुत किया गया। यह कांग्रेस की एक और बड़ी गलती थी। अगर उसे सेपरेट इलेक्टोरेट को अस्वीकार ही करना था तो 1916 में ही कर देना था, लेकिन तब तो उसने इसे मान लिया और अब इनकार कर रही थी। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के सामने रखा गया। तब मुस्लिम लीग दो गुटों में बंटा था। पहले गुट का नेतृत्व कर रहा था सफ़ी खान। यह अतिवादी गुट था, इसने तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट को सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया। दूसरा गुट जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में था। जिन्ना ज्वाइंट इलेक्टोरेट पर बात करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन कांग्रेस के सामने 3 मांग रख दी। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीट्स मुसलमानों के लिए आरक्षित हों। दूसरा, प्रांत जो मुस्लिम बहुल हों उनमें जनसंख्या के आधार पर मताधिकार मिले। और तीसरा, संविधान की रेसिडुअरी पावर केंद्र की बजाय प्रांत में निहित हो।
रेसिडुअरी पावर वे पावर होते हैं जो ना तो केंद्र सूची के हिस्से में होते हैं और ना ही राज्य सूची के हिस्से में। अब सोचने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग इस तरह की मांग क्यों कर रही थी। जिन्ना इस बात को समझ रहे थे कि उनकी सरकार केंद्र में कभी बनने वाली नहीं है, उनके पास उतने वोट ही नहीं होंगे जिससे वह केंद्र में सरकार बना सकें। वह केवल उन्हीं प्रांतों में सरकार बना सकते हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इसी सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम लीग प्रांतों को ताकतवर बनाने की मांग कर रही थी। केंद्र को ज़्यादा शक्तियां देने का मतलब था कांग्रेस को ताकतवर बनाना, और ये मुस्लिम लीग और जिन्ना कभी मंजूर नहीं कर सकते थे। 1928 में कोलकाता में सभी दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदूवादी और सिख संगठनों ने लीग की इन मांगों पर घोर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि नेहरू रिपोर्ट और सर्वदलीय बैठक असफल हो गई। इसके बाद जिन्ना खुलकर सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगे। वे मुसलमानों के निर्विवाद नेता बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिसने देश के विभाजन और पाकिस्तान का रास्ता तैयार किया। इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। हम बात करेंगे कैसे अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने देश का विभाजन अवश्यंभावी बना दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द बुकवॉर्म 24 को लाइक कर दें, फॉलो कर लें।